Hello, good morning, students. I am a research teacher, and today we are going to start Chapter 9 The Making of Regional Cultures, Part 2 of Class 7. So, in part, we have seen how local people or ruler made some cultures which were affected by British and Mughal also. And we have seen some temples and dance forms also. Now we will see some other cultures, some other traditions and beliefs in the further chapter. Now see, painting for patterns, the tradition of miniatures. In previous topics we have seen Kathak as a dance form. It was the famous classical dance forms. Now what are miniatures? So miniature is one of the art form of painting. Miniature art is a genre that focuses on art, especially painting, engraving and sculpture, with a long history that dates back to the scripts of the medieval ages. Miniature art societies such as the World Federation of Miniaturists and Royal Miniature Society provide applicable definitions of the term. मिनिएचर यानी इन अदर वर्ड्स हम उसको स्मॉल पेंटिंग्स भी कह सकते हैं कि जिसमें कार्विंग्स होती थी और जो जनरली क्लॉथ या फिर पेपर पे वाटर के थ्रू बनाई जाती थी, वो थी मिनिएचर पेंटिंग्स. अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. आगे हमने बहुत सारे ऐसे कल्चर्स देखे जिसमें ट्रेडिशंस थे, बिलीव्स थे, डांस फॉर्म्स थे या तो फिर टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना था. तो ये एक जो कल्चर है या ट्रेडिशन है वो है मिनिएचर पेंटिंग. मिनिएचर्स एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स. इसको स्मॉल साइज पेंटिंग्स कहा जाता था, जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर. द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड. जो क्लॉथ और पेपर पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए जाते थे उसके पहले जो मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे वो जनरली पाम लीव्स और फिर वुड पे होते थे. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. और इसमें से जो सबसे ब्यूटीफुल है वो वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं. वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट. और ये किस लिए बनाए जाते थे? मिनिएचर पेंटिंग्स जो जैना टेक्स्ट होती थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. द मुगल एम्पेरर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री. अब जो मुग़ल एम्पेरर्स थे अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने जो ऐसे पेंटर्स के जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स थी पेंटिंग करने की, उनको एनकरेज किया, पैट्रोनाइज किया कि जिन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट के जिसमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते थे और पोएट्री होती थी वो बनाए. दिस वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स. और इसका जो पेंटिंग होता था मिनिएचर पेंटिंग, वो एक बहुत ही सुंदर कलर में उसको पोर्ट्रेट किया जाता था. सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. अब मिनिएचर जो पेंटिंग होते थे उसके अंदर क्या क्या पोर्ट्रेट किया जाता था, क्या क्या शो किया जाता था? तो कोर्ट सीन्स या तो फिर जो वॉर के सीन्स होते थे, सीन्स ऑफ बैटल, या तो फिर हंटिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. अब ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे वो कई ऐसे ओकेजन्स पे गिफ्ट भी किए जाते थे जिसको या तो फिर एम्पेरर देखते थे या तो फिर उनके एसोसिएट्स, उनके जो नज़दीकी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन होता था, उनके द्वारा देखा जाता था. You can see this beautiful miniature painting in figure 7. अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट. मुगल मिनिएचर, ये जो है वो मुगल मिनिएचर का पूरा पिक्चर है कि इसमें जो अकबर है मुगल एम्पेरर, वो शिकार के दौरान वो रेस्ट कर रहे हैं. उसका पूरा पेंटिंग, उसका पूरा सीन बनाया गया है. नाउ विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ में मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ द एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स. जो मुगल के दरबार के अंदर जो लोग मुगल कोर्ट के अंदर जो पेंटर्स काम करते थे उनको निकाल दिया गया या तो फिर वो निकल गए रीजनल स्टेट्स के अंदर. एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान. अब इसकी वजह से जो राजपूत कोर्ट्स थी राजस्थान के और रीजनल कोर्ट्स थे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, उनके ऊपर प्रभाव इस चीज़ का अफेक्ट हुआ. एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसी के साथ उन्होंने भी जो उनकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक थी वो डेवलप की.
पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड। फिर से जो कोर्ट सीन्स थे वो वापस जो मिनिएचर पेंटिंग्स थे उसके ऊपर पोर्ट्रे होने लगे फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। जैसे हमने आगे देखा कि जो अकबर का पूरा सीन था या तो फिर मुगल एम्पायर को जो पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग्स गिफ्ट किए जाते थे उनके अंदर कैसे कैसे सीन्स होते थे। बिसाइड्स themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। हमने देखा कि आगे जो हंटिंग के सीन होते थे या कोर्ट सीन्स होते थे उसके अलावा भी जो माइथोलॉजी यानी पौराणिक जो कथाएं होती थी, स्टोरीज होती थी, वो भी इसमें डेपिक्ट होने लगी, जैसे कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ में भी। एंड अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स, दूसरा जो रीजन था कि जो मिनिएचर पेंटिंग से अट्रैक्ट हुआ था वॉज द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज का जो हिमाचल प्रदेश है उस टाइम पे मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश हम कह सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हिमालयन फुट हिल्स है वो प्रदेश, वो रीजन भी ये मिनिएचर पेंटिंग से अट्रैक्ट हुआ था। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसोली। हमने देखा कि हिस्ट्री के अंदर भी टाइम के साथ कोई भी चीज़ों के अंदर, कोई भी एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग के अंदर भी आए। तो बाय द लेट 17th सेंचुरी इन्होंने एक बोल्ड और इंटेंस जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसकी स्टाइल डेवलप की, उसको हम बसोली कहेंगे, कि जिसका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है। सो बसोली जो है वो एक टाउन है जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडिया में। बसोली पेंटिंग इज अ रेप्यूटेड स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स नोन फॉर इट्स विविड इवोकेटिव कलर्स, बोल्ड लाइन्स एंड डीप सेट फेशियल पैटर्न्स। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग सो इट्स बेस्ड ईयर्स इन 17th to 18th century। बसोली इज अ टाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वॉज भानु दत्ता's रसमंजरी। जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट यहाँ पे पेंट हुई थी वो थी भानु दत्ता के रसमंजरी। नादिर शाह's invention and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains। अब 1739 में जो नादिर शाह के इन्वेंशंस हुए यहाँ पे, इसकी वजह से जो यहाँ मुग़ल आर्टिस्ट थे उनको माइग्रेट होना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। Here they found ready patrons which lead to the founding of the Kangra School of Painting। यहाँ पे उनको ऐसे ही पैट्रन्स यानी जो मिनिएचर पेंटिंग के समर्थक थे ऐसे लोग मिले विच लीड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इन्होंने पूरी मिनिएचर पेंटिंग की जो स्कूल बनाई जिसका नाम था कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। बाय द मिड 18th सेंचुरी द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रेथ अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग्स। जैसे हम देखते आए कि स्टार्टिंग से ही मिनिएचर पेंटिंग के अंदर कितने चेंजेस आए। सो यहाँ पे इन्होंने ऐसे आर्टिस्ट डेवलप किए कि जिनके अंदर बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल या डिस्टिंक्टिव मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने का एक स्पिरिट था। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन, सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स, के जिसके अंदर साथ साथ में कलर्स यानी कि जो ऐसे कलर्स मिनिएचर पेंटिंग के अंदर यूज़ करना कि जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड द लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग्स। जैसे हमने देखा कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग और इसके साथ में स्किल्ड पेंटर्स भी डेवलप्ड हुए कि जिन्होंने पेंटिंग के अंदर नई नई स्किल डेवलप की, नए नए कलर का यूजेस किया। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वीमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पोर्ट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ work of art that have occasionally survived, unlike the miniature that were carefully preserved in palaces for centuries। और यहाँ के जो आम लोग थे स्किल पेंटर्स के अलावा के जिन्होंने भी पॉट या वॉल, फ्लोर, क्लोथ वगैरह पे उनके जो आर्ट थे, आर्ट का वर्क किया, उन्होंने भी पेंटिंग किया, that have occasionally survived unlike the miniature that were carefully preserved in palaces for centuries। इनके जो मिनिएचर पेंटिंग के अलावा भी इन्होंने जो पॉट्स, वॉल्स या फ्लोर्स वगैरह पे पेंटिंग किया, जिसके साथ जो मिनिएचर पेंटिंग थे वो भी सेंचुरीज मतलब सालों तक, सदियों तक पैलेसेस के अंदर रखे गए, उसको प्रिजर्व किया गया। अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज।
नाउ एज वी सो एट द आउटसाइड, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। कभी कभी हम कोई प्रदेश या कोई एरिया को ऐसे पहचानते हैं कि जैसी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, यानी कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। सो इस बेस पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो बंगाल के लोग हैं वो बंगाली भाषा ही या बंगाली लैंग्वेज ही बोलते होंगे। हाउएवर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट व्हाइल बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, लेकिन अभी ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली लैंग्वेज है वो संस्कृत में से आई है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेजेस। उसमें ऐसा कहा गया है, उसमें ऐसा सजेस्ट होता है कि जो बंगाल के लोग हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते थे। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज, तो फिर ये जो नई लैंग्वेज कैसे इमर्ज हुई, कैसे आई और उसका उद्भव कैसे हुआ। Now, from the 4th-3rd centuries before Christ, commercial ties begin to develop between Bengal and मगध। जो बंगाल और मगध है इसके बीच में कॉमर्शियल टाइज मतलब जो बिजनेस बेस पे व्यवहार होते थे वो बढ़ने लगे थे, विच में हैव लीड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, और इसकी वजह से जो संस्कृत का प्रभाव था वो बढ़ने लगा। During the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. अब क्या हुआ, 4th century के दरमियान जो गुप्ता रूलर्स थे इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल, बंगाल के अंदर जो नॉर्थ हिस्सा था उसमें उन्होंने ब्राह्मण्स को सेटल करने की शुरुआत कर दी। उन्होंने इस एरिया पे अपना कंट्रोल लगा दिया। Thus, the linguistic and cultural influence from the mid-Ganga valley became stronger. और इस वजह से गंगा वैली और जो सांस्कृतिक लिंग्विस्टिक कल्चर का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा। इन द 7th century, the Chinese traveler Huanzhang observed that languages related to Sanskrit were in use all over बंगाल। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो संस्कृत के साथ कनेक्टेड लैंग्वेज है वो मोस्ट ऑफ बंगाल के अंदर यूज़ होने लगी है या यूज़ होती है। नाउ फ्रॉम द 8th century, बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम। 8th century के शुरुआत से ही जो पालास थे उनके अंडर ये जो बंगाल था वो एक रीजनल किंगडम बनने लगा। बिटवीन द 14th and 16th centuries, बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स who were independent of the rulers in दिल्ली। और 14th और 16th सेंचुरी के दरमियान बंगाल जो था वो दिल्ली के इंडिपेंडेंट रूलर्स के द्वारा रूल किया गया, जो हमने चैप्टर 3 में भी देखा था। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, जब 1586 में अकबर ने बंगाल जीता, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। इस वजह से उसको सूबा कहने लगे या वो सूबा मानने लगा। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज, तो बंगाली को प्रादेशिक भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज बनाया गया। नाउ in fact by the 15th century the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal। अब 15th सेंचुरी के आते आते जो यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी या डायलेक्ट्स यानी बोली थी, भाषा थी, उनका एक पूरा ग्रुप बन गया, कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। अब ये जो लिटरली लैंग्वेज थी वो वेस्टर्न बंगाल की बोलचाल यानी उनके बोलने की लैंग्वेज थी, जिसे अब वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल कहा जाता था। Thus, although Bengali is derived from संस्कृतिक, जैसे हमने आगे देखा जो बंगाली लैंग्वेज है वो मेन संस्कृत के अंदर से डिराइव्ड हुई थी। It passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-संस्कृतिक words derived from a variety of sources, including tribal languages. इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए कि जो ट्राइबल लैंग्वेज जिस थी उसके अंदर से भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए। पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। आज की जो बंगाली है उसमें भी कुछ वर्ड्स या कुछ लैंग्वेजेस जो पर्शियन लैंग्वेजेस या तो फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस है वो इसका हिस्सा बन चुकी है।
एंड अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो अर्ली बंगाली लिटरेचर है, साहित्य है, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। एक जो संस्कृत की वजह से बना है वो, और दूसरा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृतिक एपिक्स। जो 2 कैटेगरीज हम देख रहे हैं उसमें जो फर्स्ट है उसमें संस्कृत के एपिक्स है, उसका ट्रांसलेशन है। द मंगल काव्यस लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स। मंगल काव्यस मतलब जिसको हम ऑस्पिशियस पोएम्स कहेंगे, डीलिंग विद द लोकल डेइटीज। एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा। और उसमें कुछ भक्ति लिटरेचर भी है कि जिसके अंदर कुछ बायोग्राफीज, जैसे चैतन्य देवा की बायोग्राफीज है, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, मतलब जो वैष्णव भक्त थे उनके जो लीडर थे वो। द सेकेंड इंक्लूड्स द नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मायानमती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेट्स। जो फर्स्ट हमने देखा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, एंड द सेकेंड जो है वो नाथ लिटरेचर उसके अंदर इंक्लूड है, जैसे कि मैनावती और गोपी चंद्र के जो सॉन्ग्स गीत थे वो धर्म ठाकुर की उनकी जो पूजा से कनेक्टेड स्टोरीज थी, फेरी टेल्स यानी परी कथाएँ और लोक कथाएँ, और जो बैलेड्स यानी जो सॉन्ग्स होते थे वो इसमें नाथ लिटरेचर यानी कि जो सेकेंड कैटेगरी हमने देखी उसमें इंक्लूडेड थे। नाउ द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो हमने ऊपर 2 कैटेगरी देखी उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी थी, आर ईजियर टू डेट। उसका टाइम फिक्स करना या उसका समय बताना ईजियर है, क्योंकि एज सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट दे वर कंपोज्ड बिटवीन द लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरीज। उसके अंदर से हम जो मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई उसमें हम बता सकते हैं कि वो कब कंपोज हुई थी, लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी, इस बीच में ये कंपोज हुई थी। इसकी वजह से जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसका टाइम हम बता सकते हैं। दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड। जो सेकेंड थी वो ओरली बताई जाने वाली कैटेगरी थी, और उसकी वजह से उसका समय बताना या डेट्स बतानी मुश्किल है। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल, और वो ईस्टर्न बंगाल में ज़्यादा फेमस थी। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वॉज रिलेटिवली वीक, कि जहाँ पे जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो बहुत कम था, वीक था। नाउ पीर्स एंड टेम्पल्स, यानी कि पीर्स और मंदिर। So, from the 16th century, people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. अब 16th century से लोगों ने जो कि लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल में रहते थे, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया, मार्शी, जहाँ पे उनको जो लैंड है वो फर्टाइल और घने जंगलों वाला जो एरिया था साउथ ईस्टर्न बंगाल, वहाँ पे माइग्रेट होने लगे। एज दे मूव्ड ईस्टवर्ड्स दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड ब्रॉट द लैंड अंडर राइस कल्टिवेशन। और जैसे वो आगे ईस्ट की तरफ मूव हुए, उन्होंने कुछ जगह जो कुछ फॉरेस्टेड एरियाज थे उनको क्लियर किया और वहाँ पे राइस कल्टिवेशन स्टार्ट किया। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। अब यहाँ के जो लोकल लोग थे, फिश फॉकर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ऑफन जो ट्राइबल लोग थे, ये सारे पीजेंट्स के साथ में मर्ज हो गए, मिक्स हो गए। दिस कोइंसिडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। और इसी टाइम पे इस एरिया में जो मुगल कंट्रोल था, मुगल पावर था, कि जिन्होंने ईस्टर्न डेल्टा में ढाका को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। ऑफिशियल एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेटअप मोस्ट दैट सर्व एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरियाज। अब यहाँ के जो ऑफिशियल लोग होते थे, इनको जो ज़मीन मिलती थी उसमें ये लोग मस्जिदें बना लेते थे, कि जिसकी वजह से जो रिलीजन, धार्मिक रूपांतरण होता था, उसके सेंट्रल के बेस पे ये ज़मीनें ये काम आती थी इनके। द अर्ली सेटलर्स सॉट सम ऑर्डर एंड अश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट्स। अब यहाँ जो नए लोग आ रहे हैं यहाँ सेट होने के लिए, तो उनको जो अनस्टेबल कंडीशंस थी उसमें थोड़ा अश्योरेंस यानी उनको आश्वासन या कुछ सपोर्ट की ज़रूरत थी नए सेटलमेंट्स के अंदर सेट होने के लिए।
सो दीज वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स। अब उनको जो एश्योरेंस की ज़रूरत थी वो कम्युनिटी लीडर्स यानी यहाँ के जो लोकल कुछ नेताएं थे, कुछ लीडर्स थे, उनके द्वारा ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई, हु ऑल्सो फंक्शनड एज टीचर्स एंड एजुकेटर्स and were sometimes ascribed with supernatural powers. People refer to them with affection and respect as peers. और ये कभी कभी टीचर्स या तो फिर निर्णायक की जो भूमिकाएं थी वो भी उनको देते थे, प्रदान करते थे। तो और कभी कभी ऐसा भी माना जाता था कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, इसीलिए उनको एक रिस्पेक्ट देकर स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। एक रिस्पेक्ट के तौर पर लोग इनको पीर के नाम से जानते थे। These terms include saints or Sufis and other religious personalities, daring colonizers and defied soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even animistic spirits. और ये जो हमने टर्म देखा पीर, तो इसके अंदर बहुत सारे सेंट्स, सूफी संत वगैरह या तो फिर रिलीजियस पर्सनालिटीज़, डिफाइड सोल्जर्स यहाँ के जो सैनिक होते थे, और दूसरे भी हिंदू और बुद्धिस्ट डाइटीज़ एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, मतलब कि यहाँ की जीवात्माएं भी इसमें इंक्लूड थी, इसमें शामिल थी। और जो पीरों की पूजा पद्धतियाँ, इनकी वर्शिप की जो स्टाइल्स होती थी वो भी बहुत फेमस थी, कि जिसकी वजह से द कल्ट ऑफ पीर बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। इनकी मज़ारें हर जगह बंगाल में पाई जाती है। Now, Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century. Late 15th century के अंदर बंगाल के अंदर कुछ टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो भी शुरू होने लगा, विच कल्मिनेटेड इन द 19th century, कि जो 19th century के अंदर उसका काम पूरा हुआ। We have seen chapters 2 and 5 that temples and other religious structures were often built by individuals or group who were becoming powerful. अब हमने आगे भी देखा है कि जो टेम्पल्स होते थे या ऐसे कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते थे वो उन लोगों के द्वारा बनाए जाते थे कि जो पावरफुल होते थे, टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पीटी। उनका जो पावर था या उनकी जो श्रद्धा होती थी अपने भगवान के प्रति, अपने गॉड के प्रति, वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या तो ये मंदिर बनाते थे या तो फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाते थे। मैनी ऑफ द मोडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप सच एज द कोलू। अब ये जो टेम्पल्स बने बंगाल के अंदर वो कुछ ऐसे ग्रुप्स के सपोर्ट से बने के लाइक लो सोशल ग्रुप्स सच एज द कोलू, ऑयल प्रेसर्स एंड द कंसारी बेल मेटल वर्कर्स। ये जो थी कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स जिन्होंने टेम्पल या रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प की, सपोर्ट किया। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी कि जिनका उदय हुआ था, उसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दिस, और इससे वहाँ पे जो लोकल ग्रुप थे, सोशल ग्रुप से इनको बहुत फ़ायदा हुआ। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, इसकी वजह से इनकी जो सामाजिक और इकोनॉमिक स्थितियाँ थी उसमें इम्प्रूवमेंट आया। दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, और जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन था उसके साथ साथ में उन्होंने अपना एक स्टेटस शो करने की शुरुआत की। व्हेन लोकल डेटीज वंस वर्शिप्ड इन द थैचेड हट्स इन विलेजेस, जब इनके जो लोकल देवी देवता थे जो घरों के अंदर या पहले रूफ छोटे से हट्स के अंदर पूजे जाते थे, गेन द रिकॉग्निशन ऑफ द ब्राह्मण्स की वजह से इनको एक अलग ही पहचान मिली। देयर इमेजेस बिगन टू बी हाउस्ड इन टेम्पल्स, और इसकी वजह से टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर इनकी प्रतिमाएं बनने लगी। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड, दो चाला और 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर ऑफ द थैचेड हट्स। अब ये जो मंदिर होते थे वो 2 चाला और चौचाला, मतलब के जो 2 छत वाली, 2 रूफ वाली या 4 छतों वाली इनकी जो इमेजेस, उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो बनता था। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ, 2 चाला जो हमने देखा और चौचाला जो डबल रूफ वाली या 4 रूफ वाली जो छतें थी या तो इमेजेस थे वो बनने लगी, स्ट्रक्चर ऑफ द थैचेड हट्स। दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। और हमने जैसे शुरू से ही देखा है कि हर चीज़ में, वेदर इट इज़ पेंटिंग और इट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, तो इसके जो टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर भी इनकी टिपिकल बंगाली स्टाइल दिखने लगी।
उसका इवोल्यूशन हुआ। नाउ इन द कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, अब जो हमने देखा कि इसके अंदर जो फोर रूफ स्ट्रक्चर था उसमें आगे जाके फोर ट्राइंगल रूफ्स, मतलब जो ट्राइंगल का शेप था ऐसे रूफ्स भी बनने लगे। प्लेस्ड ऑन द फोर वॉल्स मूव अप टू कन्वर्ज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। जैसे आप देखते हो कभी कभी टेम्पल्स के अंदर ऊपर जो पूरा राउंड होता है या डोम होती है उसका जो शेप होता है ट्राइंगल टाइप। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और ये जो टेम्पल्स थे वो मोस्ट ऑफ स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन, इसका इंटीरियर एकदम सादा प्लेन होता था। बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, लेकिन इसकी जो बाहरी दीवारें होती थी उसमें मोस्ट ऑफ पेंटिंग से उसको डेकोरेट किया जाता था। ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स इन सम टेम्पल्स, पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन द बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। मोस्ट ऑफ जो ऐसी स्टाइल देखने मिली है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है, विष्णुपुर, वहाँ पे देखने मिलती है। सच डेकोरेशंस रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, और ऐसे जो डेकोरेशंस थे वो बहुत ही हाई ऊंचे एक्सीलेंस तक पहुँच चुके थे। फिश एज फूड, ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। कोई भी एरिया होता है, प्रदेश होता है, उसकी जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स होती है वो इस बेस पे होती है कि जनरली वो एरिया के अंदर कौन सी आइटम्स अवेलेबल है। बंगाल इज अ रेवरिन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। अब जो बंगाल है वो नदीय मैदान है, नदीय प्लेन है, जिसके वहाँ पे पानी बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर्स, पानी अवेलेबल है। सो यहाँ पे राइस और फिश का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज, और यहाँ के जो मेन बंगाली लोग हैं इनके जो खाना है इसमें सबसे मोस्ट आइटम, सबसे फेमस आइटम्स राइस और फिश है। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफरेंसेस टू फिश, और इसकी वजह से जो फिशिंग है वो इनका यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। What is more, terracotta plaques on the walls of temples and viharas, Buddhist monasteries depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. इस वजह से यहाँ की जो सीन्स है उसके ऊपर भी जो फिश ला के उसको मार्केट तक जो पहुँचाने के, बास्केट के अंदर जो फिश रख के मार्केट तक पहुँचाई जाती है उसके सीन भी डेपिक्ट हुए हैं। नाउ ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, यहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अलाउड नहीं था। लेकिन आप जानते हो कि बंगाल के अंदर जो फिश की पॉपुलैरिटी थी वो ज़्यादा थी, बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स, और इसकी वजह से जो लोकल बंगाल ब्राह्मण थे उनको जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अनुमति दे दी, परमिशन दे दी फिश खाने की। द बृहद्धर्म पुराना 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट, बृहद्धर्म पुराना जो 13th सेंचुरी का सांस्कृतिक ग्रंथ है फ्रॉम बंगाल, परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश, और इसके अंदर भी है कि जो यहाँ के लोकल ब्राह्मण थे उनको कुछ तरह की सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश खाने की परमिशन मिली। So our chapter is completed here. Read and revise it once again. Thank you.